ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पेनिस एंड यूरिथ्रा में हम यूरिथ्रा पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिथ्रा देखें, मेल्स में इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर होता है, फीमेल्स में इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर होता है। ये काफ़ी कम है, इसी वजह से इनकी फीमेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूटीआईज होती हैं। ठीक है ना। यूरिथ्रा जो है वो डिवाइडेड होता है एंटीरियर यूरिथ्रा में और पोस्टीरियर यूरिथ्रा में। एंटीरियर यूरिथ्रा फिर फर्दर बल्बर यूरिथ्रा और पेनाइल यूरिथ्रा में डिवाइडेड होता है। पोस्टीरियर यूरिथ्रा फिर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में डिवाइड होता है। ठीक है, ये देखें, ये तस्वीर ज़हन में रखें, ब्लैडर, प्रोस्टेट और फिर यहाँ से नीचे पेनिस और यहाँ ये ग्लैंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोस्टीरियर यूरिथ्रा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंटीरियर यूरिथ्रा होता है। ठीक है ना। और ये जो है ये देखें प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ये ब्लैडर के नेक के बिल्कुल आसपास प्रोस्टेट है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा हो गया और उसके बाद बल्बर यूरिथ्रा, उसके बाद पूरी का पूरा पेनाइल यूरिथ्रा यहाँ तक, फिर ये फोसा नेविकुलरिस है और एक्सटर्नल मिएटस है। ठीक है, यूरिथ्रल मिएटस है। ठीक है, ये डायग्राम आपने जहन में रखनी है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इन यूरिथ्रा के टाइप्स में से अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा यूरिथ्रा शॉर्टेस्ट है, नैरोवेस्ट है और लीस्ट डायलेटेबल है, तो उसका आंसर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है। अगर कोई पूछे कि कौन सा यूरिथ्रा का पार्ट वाइडेस्ट है और मोस्ट डायलेटेबल है, ये देखें, लीस्ट डायलेटेबल मेम्ब्रेनस, मोस्ट डायलेटेबल प्रोस्टेटिक, तो उसका आंसर क्या है? अगर कोई पूछे आपसे वाइडेस्ट पूछे, मोस्ट डायलेटेबल पूछे, तो उसका आंसर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है। और आपसे कोई पूछे कि कौन सा यूरिथ्रा सबसे ज़्यादा लंबा लॉन्गेस्ट होता है, तो उसका आंसर पेनाइल यूरिथ्रा। ये क्वेश्चन है एनाटॉमी से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा, तो अगर ऑप्शंस में देखें, अगर ऑप्शंस में मिएटस है, ठीक है ना, मिएटस है तो आपने मिएटस पे क्लिक करना है, अगर मिएटस नहीं है तो आपने फिर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा पे क्लिक करना है, क्योंकि मिएटस जो है नैरोएस्ट होता है। ठीक है, लेकिन मिएटस जो पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में डिवाइडेड नहीं है, इसलिए हम अगर मिएटस है तो मिएटस पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो अगर डिफरेंट वो जो सेगमेंट्स ऑफ यूरिथ्रा दिए गए हैं तो मेम्ब्रेनस शॉर्टेस्ट है, याद रखें आप। ठीक है, अब देखें, अगर पेनिस को देखें, अगर ये पेनिस है, ठीक है, ये सारा यहाँ से इस तरह ये पेनिस है, तो ये देखें, ये जो है पेनिस है, तो इसका ये देखें, ये हिस्सा जो है ये ग्लास पेनिस कहलाता है। ठीक है, ये ग्लास कहलाता है, इसमें यहाँ पे मिएटस है। अच्छा, ये जो है ये शेफ्ट है पूरे का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक शेफ्ट है, ये तो टेस्टिस बनाया हुआ है। और देखें, इसमें यहाँ से फिर इसकी फोर स्किन होती है। ठीक है, फोर स्किन होती है जो कि सर्कमसिजन करके हम निकाल लेते हैं, और ये जो यहाँ पे सल्कस होता है इसको हम कोरोनल सल्कस बोलते हैं। ठीक है, देखें, जो आँख से जो नज़र आती है ना, वो डोर्सल सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस डोर्सल सरफेस होती है, नीचे वाली सरफेस वेंट्रल सरफेस होती है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया मिएटस, तो ये थोड़ी सी एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, अब अगर इसमें मिएटस ऊपर खुले, यूरिथ्रा की ओपनिंग ऊपर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? डोर्सल एस्पेक्ट पे हो तो हम क्या कहते हैं इसको इपिस्पेडियस बोलते हैं। ठीक है, इपिस्पेडियस। अगर यूरिथ्रा की ओपनिंग नीचे हो तो हम उसको हाइपोस्पेडियस कहते हैं, यानी कि वेंट्रल की तरफ हो तो उसको हम हाइपोस्पेडियस कहते हैं, याद रखें। ठीक है, तो ये देखें एपिस्पेडियस, ये डोर्सल एस्पेक्ट की तरफ अगर यूरिथ्रा की ओपनिंग हो, नॉर्मली यूरिथ्रा यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, ऐसे करके सीधे जाके ऐसे, यूरिथ्रा थोड़ा सा नीचे वाले एस्पेक्ट पे होता है। ठीक है, नॉर्मली देखें, अगर ये ग्लैंस है तो यूरिथ्रा जो है ये, ठीक है, ये ऐसे करके खुलता है। अगर यूरिथ्रा गलत खुले, इधर ऊपर खुले एपिस्पेडियस डोर्सल सरफेस की तरफ, अगर वेंट्रल सरफेस की तरफ खुले तो हम हाइपोस्पेडियस कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपोस्पेडियस। ठीक है, हाइपोस्पेडियस पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो हाइपोस्पेडियस किसको कहेंगे? अगर यूरिथ्रा वेंट्रल एस्पेक्ट पे आके खुले, इसको हम हाइपोस्पेडियस कहते हैं। हाइपोस्पेडियस देखें, ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली ऑफ द यूरिथ्रा है। 250 में से एक बच्चे को ये हाइपोस्पेडियस हो सकती है। जिस तरह हॉर्सशू किडनी 400 में से एक को, और जो है रीनल एजेनेसिस, यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस 1000 में से एक को होती है, इसी तरह 250 में से एक को हाइपोस्पेडियस होता है। ठीक है, देखिए, हाइपोस्पेडियस में आगे बढ़ने से पहले याद रखें, देखिए, अगर मैं आपको ये पेनिस की वेंट्रल एस्पेक्ट दिखा दूं, यानी कि नीचे वाली एस्पेक्ट दिखा दूं, तो अगर ये पेनिस है तो यहाँ पे होता है हमारा यूरिथ्रल फोल्ड ऐसे करके,
ठीक है, यहाँ पे टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। अब देखें कि जो यूरिथ्रा है, एम्ब्रियोलॉजिकली यूरिथ्रा यहाँ से क्लोज होना शुरू हो जाता है, फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू डिस्टल क्लोज होना शुरू हो जाता है, क्लोज होता है, क्लोज होता है, फिर यहाँ जाके बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से क्लोज होना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं जाके वो बंद भी हो सकता है अगर इन केस ऑफ एपिस्पेडियासिस। इसीलिए अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा हाइपोस्पेडियस ज़्यादा जो है कॉमन है, तो आप कहेंगे डिस्टल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से काम शुरू हो रहा है ना, शुरू हो के यहाँ तक आगे यूरेथ्रा फोल्ड में यूरेथ्रा क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो जब काम शुरू हो रहा है तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते ये इस तरफ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाइपोस्पेडियस को मिले, ठीक है, ठीक है। या फिर एंटीरियर जो हाइपोस्पेडियस ज़्यादा कॉमन है, या पोस्टीरियर पूछे तो इसीलिए आपने एंटीरियर कहना है, तो एंटीरियर ज़्यादा कॉमन होते हैं, याद रखें, ठीक है। अब हाइपोस्पेडियस के बहुत सारी टाइप्स होती है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखें ये ग्लैंस है, ठीक है, ये ग्लैंस है, नॉर्मल मियाटस इधर होता है इस जगह में, ठीक है, ग्लैंस में। अगर मियाटस इधर ना हो और जो ग्लैंस में है किसी और पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इधर हो, तो इसको हम ग्लेन्युलर हाइपोस्पेडियस को कहते हैं। अगर ये सब कोरोनल सल्कस में हो, तो उसको सब कोरोनल हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। अगर ये उससे भी प्रॉक्सिमल हो, ठीक है, यानी कि उससे भी इस तरफ हो, पीछे की तरफ, तो हम उसको डिस्टल पेनाइल हाइपोस्पेडियस कहते हैं, ठीक है। और अगर मिड शेफ्ट में हो तो मिड शेफ्ट हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। अगर फिर इधर हो मिड शेफ्ट से भी इस तरफ, टेस्टिस की तरफ, ये टेस्टिस है, ये देखें ये दोनों टेस्टिस हैं, ये पेनिस है और ये ग्लैंस है, ठीक है। तो अगर इस तरफ हो तो इसको हम प्रॉक्सिमल पेनाइल हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। अगर दोनों के जंक्शन में हो, पेनिस और स्क्रोटम के, तो उसको हम पिनोस्क्रोटल हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। और अगर स्क्रोटम में हो तो उसको हम स्क्रोटल हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। और पेरिनियम में हो तो उसको हम पेरिनियल हाइपोस्पेडियस। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी टाइप्स हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ हाइपोस्पेडियस, ठीक है, ठीक है ना। अब मैंने शुरू में क्या कहा था कि यूरिथ्रल फोल्ड जो है वो इट स्टार्ट्स क्लोजिंग फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर ना, तो यूरिथ्रल फोल्ड जो होगी वो यहाँ पे पोस्टीरियर टू इंटीरियर क्लोज होना शुरू होती है। इसीलिए जो इंटीरियर हाइपोस्पेडियसिस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, नॉट पोस्टीरियर में तो जैसे तैसे होकर ये क्लोज हो जाएगी, लेकिन आगे जाके फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए देखें एंटीरियर हाइपोस्पेडियसिस कौन कौन से, ग्लेन्युलर, सब कोरोनल और डिस्टल पेनाइल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये ऑलमोस्ट 70% बनते हैं टोटल हाइपोस्पेडियस के। इन तीनों में से फिर जो ग्लेन्युलर है ना, ये मोस्ट कॉमन है, याद रखें, ग्लेन्युलर सबसे ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, पोस्टीरियर और एंटीरियर में से एंटीरियर जो हाइपोस्पेडियस वो कॉमन है। आउट ऑफ एंटीरियर फिर मोस्ट कॉमन कौन सी है, ग्लेन्युलर हाइपोस्पेडियस, ठीक है, ठीक है। अब देखें जो हाइपोस्पेडियस है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अकेले प्रेजेंट हो, इसके साथ अदर एसोसिएटेड एब्नॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल देखें ये टेस्टिस है, ठीक है, ये हमारा ये पेनिस है और ये हमारा क्या है, ये ग्लैंस है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल हाइपोस्पेडियसिस हुआ इस पेशेंट को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो यूरेथ्रा है यहाँ खुला, ठीक है, यहाँ खुला, इसको हाइपोस्पेडियसिस हो गया है। अब यहाँ से यहाँ तक डेफिनेटली जो यूरेथ्रा है वो बना नहीं है। जब बनता नहीं है तो इस जगह में क्या होती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस होती है तो ये फिर श्रिंक कराती है पेनिस को और ये फिर माइक्रोफेलस बनाता है, ठीक है, माइक्रोफेलस शॉर्ट लेंथ का पेनिस होता है इस जगह में, ठीक है। इसी तरह दूसरी तो एक एब्नॉर्मेलिटी तो ये हो गई कि ये शॉर्ट लेंथ का पेनिस होता है। दूसरी एब्नॉर्मेलिटी क्या होती है कि जब यूरेथ्रा नहीं बनता ना, तो यहाँ पे जो ये देखिए मैंने एक साइड का प्रीप्यूस बनाया है, दूसरा नहीं बनाया, ठीक है, तो ये फिर हुडिड प्रीप्यूस, एक साइड का प्रीप्यूस भी नहीं बनता, इसको फिर हुड जिस तरह टोपी नहीं होती, हुडिड प्रीप्यूस बोलते हैं इसको, यानी कि वेंट्रल जो है वो बना ही नहीं होता, दे फेल टू फ्यूज़, ठीक है। अब जब यहाँ पे फाइब्रोसिस होती है ना, तो इसकी फिर कॉडी बन जाती है,
इस जगह में कॉडी बन जाती है, इसको वेंट्रल कॉडी बोलते हैं, ठीक है। और चौथा फिर क्या है कि फ्लैटेंड ग्लांस भी फ्लैटेंड होता है। जब ये फ्यूज़ होना जो में नाकाम होता है यूरेथ्रा, तो जो ग्लांस है वो भी फ्यूज़ नहीं हो पाता, इसकी वजह से वो ग्लांस फ्लैटेंड हो जाता है। मिएटल स्टीनोसिस होगी, आपको यहाँ पे मिएटल स्टीनोसिस नज़र आएगी, ठीक है। और फिर एक्टोपिक मिएटस होता है ना, यहाँ पे एक्टोपिक मिएटस है विद मिएटल स्टीनोसिस। तो ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ ना हाइपोस्पेडियस के साथ होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो हाइपोस्पेडियस का पेशेंट होता है ना, इसमें आपने कभी भी सरकमसिजन नहीं करनी, ठीक है, कभी भी सरकमसिजन नहीं, कंट्राइंडिकेशन है सरकमसिजन। क्यों? क्योंकि जो हुडेड प्रीप्यूस होता है ना एक साइड का, इसी से हम यूरिथ्रल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर हम इसको काट के फेंक देंगे तो फिर हम रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेंगे, इसलिए ऐसे पेशेंट्स में आपने सरकमसिजन नहीं करनी, ठीक है ना। अब देखें हाइपोस्पेडियस के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। देखें सबसे पहले तो ये देखें, ये नॉर्मल अगर मियाटस है तो यूरिन इस तरफ से आएगा ना। अब देखें यूरिन अगर वो उसको मियाटस कहीं और खुल रहा है तो उस जगह से यूरिन आएगा। फॉर एग्जांपल जितना पीछे जाएगा यूरिन, देखें किस तरह नीचे की तरफ डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। एक तो होती है एबनॉर्मल स्ट्रीम, इसकी एक क्लिनिकल फीचर हो गया। दूसरा क्लिनिकल फीचर, फॉर एग्जाम्पल यूरिथ्रा आके इधर खुल रहा है, ठीक है, खुल रहा है, ठीक है, ये सारा नहीं बना हुआ, तो ये जो है इस इधर जो कॉडी की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से इसकी एरेक्शन में पेन होगी, ठीक है, पेन होने एरेक्शन होगी। इसी तरह सीमेन जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये यहाँ से हिस्सा अगर ये पेनिट्रेट कर रहा है वेजाइना को, तो यहाँ इस जगह में ये जो सीमेन है यहाँ गिरेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सीमेन विल बी आउटसाइड ऑफ द वेजाइना। तो ये बहुत ज़्यादा पोस्टीरियर अगर जो है हाइपोस्पेडियस हो तो इनफर्टिलिटी भी हो जाती है इससे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें जो कोई भी पेशेंट आपके पास हाइपोस्पेडियस के साथ आता है तो उसकी बेस्ट एज उसकी करेक्शन के लिए क्या है, वो है 6 से 12 महीने। कुछ बुक्स में 12 to 18 महीने भी लिखा गया है, ठीक है, तो 6 से 12 महीने। हाइपोस्पेडियस को हम 12 से आगे लेके जा सकते हैं, 12 से आगे तक, लेकिन ऑर्किडोपेक्सी की जो एज है वो है 6 मंथ्स, ठीक है। इसको हम 6 से 12 महीने तक कर सकते हैं ऑर्किडोपेक्सी को। 12 के आगे हमने कभी भी नहीं लेके जाना ऑर्किडोपेक्सी को। हाइपोस्पेडियस 12 से 18 महीने में आप ले जाकर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो ट्रीटमेंट है हम मैकपाई करते हैं। मैकपाई का क्या मतलब, मिएटल एडवांसमेंट ग्रेन्युलोप्लास्टी इनकॉर्पोरेटेड। देखें होता क्या है इसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का यहाँ पे यूरिथ्रा ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ यूरिथ्रा ओपन हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हमने इसको एडवांस करके यहाँ पे लेके आना होता है, ठीक है, एडवांस करके। जब आप एक बार इसको क्या कहते हैं हम, मिएटल एडवांसमेंट, ठीक है, मिएटल एडवांसमेंट कहते हैं। जब आप एक बार एडवांस करते हैं तो फिर आपने इसको भी रिपेयर करना होता है, ग्लैंस पेनिस को भी रिपेयर करना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोप्लास्टी। इसीलिए इन दो प्रोसीजर्स को एक साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसलिए हम इनको इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं, मिएटल एडवांसमेंट ग्रेन्युलोप्लास्टी इनकॉर्पोरेटेड, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैकपाई बोलते हैं, ठीक है ना, मैकपाई, ठीक है। फिर इसके कुछ नेम्ड रिपेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल डेनिस ब्राउन, थियर्स डुप्ले रिपेयर, ब्रैकास रिपेयर, मैथ्यूस रिपेयर, और इसी तरह असोपा एंड डकेट। असोपा एक इंडियन सर्जन है, ठीक है। इसी तरह याद रखें कि हाइपोस्पेडियस जो है ये कहाँ ये पीडियाट्रिक सर्जरी का काम है और प्लास्टिक सर्जरी में भी ये होता है। पीडियाट्रिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों में ये प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। देखिए मैकपाई के बारे में कहते हैं कि इसको हमेशा एक्सपीरियंस सर्जन करें तो अच्छा रहता है। वो इसलिए कि देखें फर्स्ट सर्जरी में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो सक्सेस हो, ठीक है। सेकंड सर्जरी और थर्ड सर्जरी फिर लेस सक्सेस के चांसेस होते हैं। वाई? बिकॉज एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स आर लॉस्ट इन दैट, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें ना सर्जरी की, हाइपोस्पेडियस की सर्जरी की, देखें ये यहाँ से ये देखें ये हाइपोस्पेडियस है, इसको मैंने यहाँ एडवांस किया, यहाँ पे लाके मैंने लगा दिया, मिएटल एडवांसमेंट की साथ में ग्रेन्युलोप्लास्टी की, ठीक है।
अब हम इसमें इन्फेंट फीडिंग ट्यूब डालते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, जब तक ये रिपेयर नहीं हो हील नहीं हो पाता, इस पर ना ऐसे करके इन्फेंट फीडिंग ट्यूब डालते हैं। जब ट्यूब डालते हैं ना तो ये काम बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। तो इसमें जब हम ट्यूब रिमूव करते हैं तो बाद में फिर यूरिथ्रल फिस्टूला बन सकता है। याद रखें, यूरिथ्रल फिस्टूला इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोस्पेडियसिस, ठीक है ना, और ये ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पेशेंट्स में हो जाती है, ठीक है। तो हमने हाइपोस्पेडियस पढ़ लिया, एपिस्पेडियस पढ़ते हैं हम, ठीक है। एपिस्पेडियस को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना, ES। देखें ये लेस कॉमन होती है, इसमें यूरिथ्रा कहाँ होता है, नीचे के बजाय ऊपर डोर्सल एस्पेक्ट पे खुल रहा होता है, ठीक है ना, डोर्सल एस्पेक्ट पे खुल रहा होता है। अब जब ये यूरिथ्रा डोर्सल एस्पेक्ट पे खुलेगा तो पता है क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है इसमें फाइब्रोसिस होगी, इसमें फाइब्रोसिस होगी, और यहाँ पे क्या होगा, डोर्सल कॉर्डी हो जाएगा, ठीक है। डोर्सल उसमें वेंट्रल था हाइपोस्पेडियसिस में, इसमें एपिस्पेडियस में हमारा डोर्सल कॉर्डी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आप याद रखें कि जो फीमेल्स में क्या होता है कि जो ठीक है, तो इसमें फीमेल्स में क्या होती है, इसमें भी इनमें भी एपिस्पेडियस होती है। देखिए इसमें फिशर और क्लेफ्ट होती है फीमेल्स में, और जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा में ये होती है, और फिर ओपन कहाँ होती है, जस्ट अबव द क्लाइटोरिस। अब अगर ये क्लाइटोरिस है तो इसके बिल्कुल ऊपर ये खुल जाती है, ठीक है ना, ये एपिस्पेडियस है, इसका जो ओपनिंग है यूरिथ्रा की, ठीक है ना। तो याद रखें एपिस्पेडियसिस जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एक्टोपिया वेजाइकी, एपिस्पेडियसिस इज़ एसोसिएटेड विद एक्टोपिया वेजाइकी, आपने याद रखना। तो ठीक है ना, तो ये देखते हैं एसोसिएशंस ऑफ एपिस्पेडियसिस। देखें फीमेल्स में अलग एसोसिएशंस हैं, मेल्स में अलग एसोसिएशंस हैं। मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। देखें एक्टोपिया वेजाइकी दोनों में एसोसिएशन है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। एक्टोपिया वेजाइकी एपिस्पेडियसिस इज एसोसिएटेड विद एक्टोपिया वेजाइकी, ठीक है। अब साथ में फीमेल्स में क्या होता है, बिफिड क्लाइटोरिस होता है, वाइडली सेपरेटेड लेबिया होता है, और मेल्स में क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस यूडिटी, अच्छा शेलो स्क्रोटम होता है। साथ साथ में फीमेल्स में क्या होता है, मेल डेवलपमेंट ऑफ द स्फिंक्टर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल्स में इनकंटिनेंस होता है, ठीक है। याद रखें मोस्ट कॉमन होता है इनकंटिनेंस इन पोस्टीरियर टाइप्स ऑफ एपिस्पेडियसिस में इनकंटिनेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, पोस्टीरियर टाइप्स ऑफ एपिस्पेडियसिस में। तो ये एसोसिएशंस हैं किसकी, एपिस्पेडियसिस की, ठीक है ना। तो जब भी हम एपिस्पेडियसिस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम 3 प्रॉब्लम्स को करेक्ट करते हैं, एक इनकंटिनेंस को, और एक्सरसाइज करते हैं कॉर्डी को भी, और फिर मेटल एडवांसमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी हमारे पास जो हमने देखें हाइपोस्पेडियसिस पढ़ा हमने, एपिस्पेडियसिस पढ़ा, ठीक है। अब हम पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व पढ़ेंगे, PUV पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व, ठीक है। अब देखें पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व क्या चीज़ है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम से ही पोस्टीरियर यूरिथ्रा में एक वॉल्व है, ठीक है ना। नॉर्मली वो नहीं होता वहाँ पे, लेकिन पोस्टीरियर यूरिथ्रा में वॉल्व है। देखें अ वॉल्व इज़ प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर यूरिथ्रा। अब पोस्टीरियर यूरिथ्रा के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस। इन दोनों में किस जगह में ये मोस्ट कॉमनली होता है, विच पार्ट, प्रोस्टेटिक पार्ट में, प्रोस्टेटिक पार्ट में ये वॉल्व होता है। असल में ये क्या है, ये फोल्ड्स ऑफ यूरोथीलियम होते हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये फोल्ड्स ऑफ यूरोथीलियम होते हैं द पोस्टीरियर यूरिथ्रा स्पेशली प्रोस्टेटिक पार्ट, ठीक है ना। असल में फिर ये फोल्ड्स ऑफ यूरोथीलियम यूरिन डायरेक्शनल पार्ट वाल्व बनाते हैं, यूरिन का पेशेंट का ठीक से नहीं निकल पाता, जबकि आप बाहर से कैथेटर डालेंगे ना, देखें इस तरह का वाल्व होता है, फोल्ड्स ऑफ यूरोथीलियम, यूरिन नहीं निकल पाएगा बाहर से, अंदर से बाहर से आप कैथेटर डालना चाहेंगे फोलीज तो आप आसानी से डाल सकेंगे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व। अब देखिए मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में ये ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट है, ठीक है, ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, ये वीरूमोंटानम है, ये वीरूमोंटानम है, और ये यहाँ से नीचे दूसरा यूरिथ्रा, ठीक है। यहाँ एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, ठीक है। अब यहाँ करीब से देखें तो ये फोल्ड्स ऑफ यूरोथीलियम यहाँ से बनते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में,
अब टिल इनकी एक्स वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा से लेके एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के तक इनकी एक्सटेंशन होती है। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा से एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर तक ये वॉल, अगर आपसे पूछे कि इनकी एक्सटेंट क्या है तो आप कहेंगे फ्रॉम पोस्टीरियर यूरिथ्रा टू एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, तो वॉल्व होता क्या है बेसिकली, फोल्ड्स ऑफ यूरिथेलियम, एक्सटेंड कहाँ से, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा से नीचे एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर तक। और पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व जो है ये सिर्फ मेल्स में होता है, एक्सक्लूसिवली इन मेल्स होता है ये। ठीक है, याद रखें। अब मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है, टाइप 1। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, डिस्टल टू और 8 वीरोमोंटानम। अगर ऑप्शंस में दोनों हैं मोस्ट कॉमन लोकेशन टाइप 1 के, तो आप लिखेंगे दोनों, डिस्टल टू भी है और डिस्टल टू वीरोमोंटानम या 8 वीरोमोंटानम दोनों हैं, तो आप ज़्यादा प्रेफर इसको कहेंगे, डिस्टल टू वीरोमोंटानम को करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो PUV है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व में, देखें ये होता कहाँ है, ये होता है डिस्टल टू द ब्लैडर, इस जगह में होगा ना। ठीक है, अब इस जगह में होता है तो ऊपर से यूरिन आता है, आके फिर ये रिफ्लेक्स कर जाता है। तो इन पेशेंट्स में वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स होता है, ऐसे वेजाइको यूरिटर, ब्लैडर से यूरिटर में रिफ्लेक्स जाता है, और ये 50% ऑफ द पेशेंट्स में होता है। ठीक है ना, सही है। अब ये डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर क्या होगा, ब्लैडर डिस्टेंडिट होगा, डिस्टेंडिट ब्लैडर आपको फील होगा, क्योंकि क्या है, डिस्टल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्टल टू द ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर जैसे जैसे ऊपर ब्लैडर प्रेशर बिल्डअप होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर हाइड्रोयूरिटेरोनेफ्रोसिस होगी, और ये डेफिनेटली बायलैटरल होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो यहाँ से प्रेशर बिल्ड होगा तो दोनों में ही जाएगा ना इक्वली, तो ये बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी। जे देखें ऐसे पेशेंट्स जो कि इंट्रा यूट्राइन पीरियड में होते हैं, उनमें अगर पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व हो तो उसमें क्या होता है, उनमें स्ट्रेचिंग ऑफ द टिश्यू प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ है तो इनकी स्ट्रेचिंग होती है, इन टिश्यूज़ की स्ट्रेचिंग होती है। जब स्ट्रेचिंग होती है तो वहाँ से एक्सट्रावेजेशन ऑफ फीटल पेरिटोनियल केविटी ऑफ फ्लूइड इन द फीटल पेरिटोनियल केविटी होती है। ठीक है ना, एक्सट्रावेजेशन ऑफ फ्लूइड इन द फीटल पेरिटोनियल केविटी। तो आफ्टर बर्थ आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट्स में पेरिटोनियल केविटी वाला एसाइटिस डिस्टेंडेड एब्डोमेन के साथ ये पैदा होते हैं। ठीक है ना, ये कुछ नहीं होता, असल में सिर्फ और सिर्फ यूरिन होता है, दिस इज़ नथिंग बट यूरिन। तो इसको क्या कहते हैं, हम यूरिनरी एसाइटिस बोलते हैं। ठीक है ना, इसको यूरिनरी एसाइटिस बोलते हैं। अब जैसे ही पेशेंट डिलीवर होगा, ठीक है, उस पेशेंट में बायलैटरल किडनीज इनलार्ज होंगे ड्यू टू हाइड्रोनेफ्रोसिस, और आपको बायलैटरल पैल्पेबल इंट्राएब्डोमिनल मास मिलेगा ऐसे पेशेंट्स में, बायलैटरल पैल्पेबल इंट्राएब्डोमिनल मास। ऐसे पेशेंट्स जिसमें पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व की एब्डोमिनलिटी हो, उनमें आफ्टर बर्थ क्या होगा, बायलैटरल पैल्पेबल इंट्राएब्डोमिनल मास। अब देखें जो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व की एसोसिएशंस क्या क्या है। देखें पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व की एसोसिएशंस, एक तो इनको ना ओलिगोहाइड्रोमनियोस होगा, ठीक है ना, ओलिगोहाइड्रोमनियोस इनको एक होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंजेनिटल बीमारियाँ हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, एपिस्पेडियस पढ़ा हमने, हाइपोस्पेडियस पढ़ा, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व, ये सारी कंजेनिटल डिजीज़ हैं। ठीक है, ठीक है ना। एक एसोसिएशन तो मैंने आपको बताई पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व की, कौन सी है वो, वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स। ठीक है, वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स। दूसरी एसोसिएशन ओलिगोहाइड्रोमनियोस होगा। तीसरी पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा, ऐसे पेशेंट्स में रीनल पेरेन्काइमल डिस्प्लेजिया होगा, पेशेंट्स को ब्लैडर डिसफंक्शन होगा, डिस्टेंट हो के बेचारे का ब्लैडर डिसफंक्शन होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होती है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व में किसकी वजह से होती है, वो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की वजह से। ये देखें पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया इसकी एसोसिएशन है, तो इसी की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ बनती है ये। ठीक है, इसके अलावा याद रखें पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया जो है वो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया में भी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। ये आपने क्वेश्चन या MCQ याद रखना है। ठीक है ना, तो रिपीट करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे ऐसे पेशेंट्स में। पेशेंट सिम्टोमेटिक होगा, ठीक है, जैसे पैदा होगा, बायलैटरल पैल्पेबल एब्डोमिनल मास होगा बिकॉज ऑफ यूरिटेरोनेफ्रोसिस, और हम ये अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह डिस्टेंडेड ब्लैडर होगा,
एसाइटीज़ होगी पेशेंट को, ठीक है, जिसको हम यूरिनरी एसाइटीज़ कहते हैं, और VUR वेज़ाइको यूरोटेरिक रिफ्लेक्स होगा जिसकी वजह से UTIs होते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। याद रखें क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन पोस्टीरियर यूरेथ्रा में है और पोस्टीरियर यूरेथ्रा के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। तो हम इस पेशेंट में मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम करेंगे। देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है मिक्चुरेशन सिस्टोयूरेथ्रोग्राम किस किस के लिए, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व के लिए, पोस्टीरियर स्ट्रिक्चर्स के लिए और वेज़ाइको यूरोटेरिक रिफ्लेक्स के लिए, ठीक है। याद रखें ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है, MCQ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी आती है, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, ठीक है। अगर एक मामा आती है आपके पास और 28 वीक्स के बाद आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो PUR बेबी हो, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व वाला बेबी हो, तो उसमें आपको की होल साइन नज़र आएगा, इस तरह का आपको साइन नज़र आएगा, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड में की होल साइन आपने याद रखना है, ठीक है। ये देखें ये पूरे का पूरा की होल साइन आपको नज़र आ रहा है, ये देखें की होल साइन, ठीक है, ठीक है ना। तो इस अल्ट्रासाउंड में ये देखें यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है और ये पूरे का पूरा डिस्टेंडेड ब्लैडर है, ठीक है, ठीक है ना। तो की होल साइन। अब देखें जैसे ही पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व का पेशेंट आपके पास आएगा क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ, आपने इसमें इन्फेंट फीडिंग ट्यूब डालनी है, क्योंकि ये वन वे वॉल्व है ना, यहाँ से तो नहीं आ रहा, यहाँ से तो आप आसानी से इन्फेंट फीडिंग ट्यूब डाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन जब रिलीव होती है क्रिएटिनिन नीचे आता है, जब क्रिएटिनिन नीचे आएगा तो आपने एंडोस्कोपिक फल्ग्रेशन करनी है इस वॉल्व की। यहाँ से हम एंडोस्कोपिक फल्ग्रेशन करके इसको उड़ा देंगे, ठीक है, इस जगह को उड़ा देंगे, यहाँ पे ये जो वॉल्व है इसको उड़ा देंगे तो ये जगह साफ़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखें अगर क्रिएटिनिन नीचे नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करेंगे, यूरिन वहाँ से निकलेगा सुप्राप्यूबिक एरिया से, तो क्रिएटिनिन नीचे आएगा, उसके बाद आप एंडोस्कोपिक फल्ग्रेशन करेंगे। इसको मैं चार्ट की फॉर्म में बताता हूँ। देखें पेशेंट आया आपके पास किसका, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व का, आपने इंसर्ट करनी है इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, NG ट्यूब IFT, ठीक है। NG ट्यूब डालने के बाद आप नोटिस करेंगे कि क्रिएटिनिन उसका नीचे आएगा। अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल हुआ, ठीक है, तो आप उसको एंडोस्कोपिक फल्ग्रेशन की तरफ लेके जाएंगे वॉल्व की, फोल्ड ऑफ ट्रांजिशनल यूरोथीलियम की, ठीक है। अगर क्रिएटिनिन नीचे नहीं आता, दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर क्रिएटिनिन स्टिल एबनॉर्मल रहता है तो आप फिर उसकी सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करेंगे, जिसको ब्लॉक्सन्स टेक्निक नाम पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करने के बाद देखेंगे आप कि उसका क्रिएटिनिन नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो उसके बाद फिर आपने ले जाके पेशेंट को एंडोस्कोपिक फल्ग्रेशन करनी है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व के लिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पोस्टीरियर यूरेथ्रा इज मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, ठीक है।